प्रिय दोस्तों, टॉपिक है संयुक्त परिवार की संपत्ति। यह क्वेश्चन आपका फैमिली लॉ से संबंधित है। जो स्टूडेंट बीए एलएलबी कर रहे हैं, एलएलबी कर रहे हैं और जिनका सब्जेक्ट अभी आपका फैमिली लॉ भी है, तो फैमिली लॉ में जो ज्वाइंट फैमिली है, ज्वाइंट फैमिली में उसकी जो प्रॉपर्टी होती है, जो संपत्ति है, वो क्या होती है, इसका हिस्सेदार कौन होता है, इसके बारे में पूरा जानेंगे। तो वीडियो पर बने रहिए और पूरा वीडियो को देखिए। और यदि चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिए। संयुक्त परिवार क्या है? संयुक्त परिवार की संपत्ति जिसे अक्सर सहदायकी संपत्ति कहते हैं, और सहदायकी को इंग्लिश में को-पैर्सनरी प्रॉपर्टी भी कहा जाता है। राइट। अब बोलेंगे कि वह संपत्ति होता क्या है? तो यह संपत्ति जो है, जब कोई परिवार में जन्म लेता है और वह ज्वाइंट फैमिली में रहता है, जैसे कि दादा है और दादा के 2 बच्चे हुए, ठीक, और उनके भी 1 या 2 जो भी बच्चे हुए, और दोनों भाई जो है एक साथ रहते हैं, उनके बच्चे भी है, वो भी एक ही साथ रहते हैं, तो ये हो गया ज्वाइंट फैमिली। अब ज्वाइंट फैमिली में क्या होती है कि हिंदू परिवार में जब उनके सदस्य, जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है, तो वह सामूहिक रूप से क्या होते हैं, तो फैमिली का सदस्य हो जाता है और वह सामूहिक हित में अपना भी हिस्सा लेना चाहता है। तो सिंपल इजी में समझूं तो वह संपत्ति जिसमें कि संयुक्त हिंदू परिवार के सदस्यों का जन्म से ही सामूहिक हित होता है, यानी उसका भी अधिकार होता है उस संपत्ति में। राइट। अब है कि यह संपत्ति मुख्य रूप से आती कैसे, तो मैं आपको बताऊंगा कि निम्नलिखित स्रोतों से आती है। कैसे कैसे आती है मैं आगे बताऊंगा, वीडियो कंटिन्यू करता हूं। कि जैसे पैतृक संपत्ति, यानी उनके पूर्वज का ही संपत्ति है, एंसेंट्रल प्रॉपर्टी। एंसेंट्रल प्रॉपर्टी में क्या होती है, तो यह संपत्ति जो एक हिंदू को उसके पिता, पिता के पिता, उसके पिता या दादा परदादा ऐसे जो होते हैं, उनका जो प्रॉपर्टी एक दूसरे को ट्रांसफर होते रहता है, उत्तराधिकार होते हैं। सॉरी, जैसे कि आप हैं, आपके पिता हैं, आपके पिता का जो पिता, आपके दादाजी, उन्होंने खरीदा और आपके पिता और आपके चाचा को हिस्सा मिला। आपके दादा के जो पापा थे, परदादा आपके, उन्होंने भी हिस्सा, कोई प्रॉपर्टी खरीदा, और उसमें क्या हुए, तो दादा के बाद आपके, परदादा के बाद दादा का हिस्सा, दादा के बाद उनके जो बच्चे हैं, आपके पापा और चाचा, उनका भी हिस्सा, और फिर आपका जो है ना चचेरा भाई है, आप लोग हैं। इस तरह से ये सब क्या होता है, उत्तराधिकारी बन जाते हैं। इस प्रकार की संपत्ति कम से कम 4 पीढ़ियों तक अविभाजित रहनी चाहिए। तो हम उससे क्या बोलेंगे, पैतृक संपत्ति बोलेंगे। राइट। तो आपने पैतृक संपत्ति पर यदि शॉर्ट नोट्स पूछा जाएगा तब भी आप राइट कर पाओगे, यदि शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा तब भी, और एमसीक्यू में आएगा तब भी आप आंसर दे पाओगे। अब है कि संयुक्त प्रयास से अर्जित संपत्ति क्या होता है। बहुत अच्छे से टॉपिक को देखिए। यहाँ जो टॉपिक है वह संयुक्त प्रयास से अर्जित संपत्ति, ऐसा संपत्ति जो अर्न किया गया है, बट जो कोशिश की गई है वो ज्वाइंट फैमिली के द्वारा की गई, यानी सभी आदमी ने मिलकर किया है। राइट। तो ज्वाइंट फैमिली फंड से सबने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। वह संपत्ति जिसे परिवार के सदस्यों ने संयुक्त परिवार के धन से खरीदा है, यानी सबने अपना अपना अर्निंग जो है, अपने अपने पैसे दिए हैं और उस पैसे से क्या किए हैं, तो कोई संपत्ति को अर्जित किया गया है, या संपत्ति की सहायता से मिलकर अर्जित करना। तो आपने ये भी समझ लिया। राइट। अब है कि सम्मिश्रण द्वारा स्व अर्जित संपत्ति क्या होता है। क्या टॉपिक, सम्मिश्रण द्वारा स्व अर्जित संपत्ति। यह संपत्ति कौन सा संपत्ति होता है, जब कोई सहदायिक स्पष्ट इरादे से अपनी स्व अर्जित संपत्ति को संयुक्त परिवार की संपत्ति से मिला देता है। यानी आप जैसे हो, आप अपना अर्निंग करते हो, कमाते हो, और आप क्या करते हो, तो आपने अपने ही पैसे, कमाए हुए पैसे से आप क्या किए, कोई संपत्ति को खरीदा, और वह संपत्ति जो है ज्वाइंट फैमिली में ही है, और बोले क्या कि यह ज्वाइंट फैमिली की प्रॉपर्टी होगी, कमाया मैं हूं, खरीदा मैं हूं, लेकिन वो ज्वाइंट प्रॉपर्टी में होगी। जब आगे जब कभी भी डिवीजन होगा, फैमिली डिवाइड होगा, तो वह संपत्ति ज्वाइंट फैमिली का ही रहेगा, यह मेरा सेल्फ खुद का नहीं होगा। राइट। तो ये हो गया आपका संयुक्त परिवार की संपत्ति में मिला देता है इन डॉक्ट्रिन ऑफ ब्लेंडिंग। राइट। अब आगे जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि संयुक्त परिवार की संपत्ति की मुख्य विशेषता क्या है। आइए कुछ फीचर्स भी जान लेते हैं जो कि संयुक्त परिवार की संपत्ति की है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यदि संयुक्त परिवार में आपका जन्म होता है तो, और उसमें प्रॉपर्टी है, तो सबसे पहले आप राइट बाय बर्थ, यानी जन्म लेते ही आपका क्या हो जाता है, कहते हैं जन्मसिद्ध अधिकार, यानी आपने उस फैमिली में जन्म लिया तो आपका उस प्रॉपर्टी में हिस्सा बन गया।
अब वो कितने टुकड़े में बटेगा वो डिपेंड करता है कि ज्वाइंट फैमिली में कितने मेंबर है और किस किस तरह से वो ऊपर से डिवाइड हो रहा है, राइट। इक्वल तो नहीं होगा, ऊपर से जो डिवाइड होगा कि मतलब दादा के कितने बच्चे थे, फिर जो आपका परदादा थे उनके कितने थे, फिर दादा में कितने भाई है, फिर उनके कितने बच्चे, उस बेस पर तो जन्म सिद्ध अधिकार जो होती है वह आपका प्राप्त हो जाता है। संयुक्त परिवार की संपत्ति में प्रत्येक सदायिक को जन्म से ही अधिकार प्राप्त होता है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका है मिताक्षरा। यह आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको एग्जाम में पूछा जाता है। उत्तरजीविता द्वारा हस्तांतरण, डिवोल्यूशन बाय सर्वाइवरशिप, यानी जो उसमें सर्वाइव कर रहा है उनके द्वारा, राइट। उसे हम जान लेते हैं कि पारंपरिक जो एक्चुअली ये जो कंटिन्यू जो आते रहा है, जो हमारे यहाँ कहते हैं कि पुराने समय से जो एक विभाजन का तरीका आ रहा है उसे हम बोलते हैं पारंपरिक। ये पारंपरिक जो रूप से यह मृत्यु के बाद जो है मिताक्षरा में डिवाइड हो जाती है। यदि उसका कोई नहीं तो उनके जो उत्तराधिकारी है उनको मिल जाता है, राइट। उत्तराधिकार के बजाय उत्तरजीविता के नियम से जीवित सदायिकों को हस्तांतरित होती थी। हालांकि हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के बाद महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। तो यहाँ पे और क्या बदलाव हुए यहाँ पर नहीं होगा, लेकिन उसमें कुछ कुछ अमेंडमेंट हुआ है, संशोधन हुआ है। लेकिन उसमें जनरली क्या होता था कि जब कोई मर गया तो उसके नीचे जो है उनका डिवीजन होगा, उनको मिलेगा जो जीवित है, जो उत्तराधिकारी है। तो ये हो गया पारंपरिक, जो कि कंटिन्यू चलते आ रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है, और यह एक पुराने समय में ऐसा होता था, राइट। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका अस्थिर हिस्सा, फ्लक्चुएटिंग शेयर्स। तो ये जो हिस्सा है, जो पोर्शन है, उसमें क्या होता है, तो सदायिक का हिस्सा परिवार में जन्म और मृत्यु के साथ घटता बढ़ता रहता है, क्योंकि हर सदायिक का पूरे पर अविभाजित यानी अनडिवाइडेड हित होता है, राइट। अब है कि सदायिक को भी समझ जाते हैं, सदायिकी को। यह आपका जो टॉपिक है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा कि यदि पूछा जाए कि आपको नोट्स तैयार करना है या इस पर शॉर्ट्स में भी क्वेश्चन पूछा जाए, तभी आप कोपैर्सनरी या आपका सदायिक जो है यह आपका बहुत अच्छे से आप उस पर राइट कर पाओगे। आइए इसको देख लेते हैं। कोपैर्सनरी संयुक्त परिवार के उन सदस्यों का समूह जिन्हें जन्म से ही संयुक्त संपत्ति में अधिकार प्राप्त होता है, यानी फैमिली मेंबर। जो भी ज्वाइंट फैमिली के जो मेंबर होते हैं और उस मेंबर का जैसे ही जन्म होता है ज्वाइंट फैमिली में, वैसे ही उसका अधिकार भी उसी दिन से मिल जाता है। अब यदि वो नहीं रहेगा, उसके बदले में जीवित नहीं रहेगा, इसके बदले में कोई दूसरा नहीं लेता है, लेकिन जैसे ही जन्म हुआ और यदि कभी भी डिवाइड होगा तो बिल्कुल उसका हिस्सा मिलेगा, राइट। तो सहदायिकी जो है, कोपैर्सनरी जो है, ये बिल्कुल वही है जो परिवार में जन्म लेते ही वो अपना अधिकार कहता है कि मेरा भी संपत्ति में अधिकार है। लेकिन जब अमेंडमेंट हुआ 2005 में, तो उसके बाद पुत्रों और पुत्रियों दोनों को पैतृक संपत्ति में समान सदायिक माना जाता है। ऐसा नहीं कि उसका जो बेटा है वही सिर्फ हिस्सा लगेगा, बल्कि बेटी का भी हिस्सा होता है। जनरली क्या होती है, तो बेटी अपनी हिस्सा छोड़ देते हैं या तो वो डिमांड नहीं करते हैं, राइट। लेकिन यदि बाय लॉ यदि वो डिमांड करे तो बिल्कुल उनको मिलेगा। यह हो गई आपका सदायिकी की। इस तरह से आइए आगे जानते हैं कि विभाजन के बाद स्व अर्जित संपत्ति, जब संयुक्त परिवार की संपत्ति का विभाजन यानी पार्टीशन हो जाता है, तो प्रत्येक सदायिकी को आवंटित किया गया हिस्सा उसकी स्व अर्जित संपत्ति बन जाती है। मैंने एक बार आपको बताया था, स्व अर्जित संपत्ति वह संपत्ति जो कि वह खुद कमाया हो, लेकिन यहाँ पर स्व अर्जित वह भी होगा जब पैतृक संपत्ति को, उसके बाप दादा के संपत्ति का ज्वाइंट फैमिली क्या हुआ तो अपना अपना बंटवारा करके अलग अलग हो गया, तो वह भी उसका अब जो संपत्ति है वह उसका अपना अर्जित संपत्ति बन जाएगा। जैसे आपके पापा दो भाई है और दोनों भाई ने क्या किया, अब बंटवारा कर लिया, तो आपके पापा का जो हिस्सा है वह अब आपके पापा का स्व अर्जित जमीन होगा। और यदि आप अपने पापा से दो भाई हैं और दोनों भाई अलग अलग हो गए, तो आपके हिस्सा में जो मिला वो आपका अब स्व अर्जित संपत्ति बन गया। आइए आगे जानते हैं एक टॉपिक, वह है वैवाहिक
संपत्ति से संदर्भ क्या होता है। आपका प्रश्न वैवाहिक संपत्ति के संदर्भ में है। हिंदू कानून के तहत संयुक्त परिवार की संपत्ति पति पत्नी के बीच वैवाहिक संपत्ति, जिसे मैरिटल प्रॉपर्टी की तुलना में एक व्यापक और अधिक जटिल कानूनी अवधारणा है। यह हो गया वैवाहिक संपत्ति से संदर्भ क्या है कि हम कब जानेंगे कि कब कहेंगे कि मैरिटल प्रॉपर्टी है। संयुक्त परिवार के संपत्ति में पूरे संयुक्त हिंदू परिवार, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कहते हैं। संयुक्त परिवार की संपत्ति पूरे संयुक्त हिंदू परिवार से संबंधित होती है, जिसमें कई पीढ़ियां शामिल होती है, जैसे पिता, पुत्र, दादा और अब तो बेटियां भी कहते हैं। जब अमेंडमेंट हो गई तो पति का हिस्सा भी अन्य सदस्यों के हित में अधीन होता है। तो उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से आपने जो टॉपिक जाना वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके विपरीत मैं बोलूं कि स्व अर्जित संपत्ति, जिसे बोलते हैं सेपरेट प्रॉपर्टी, वह होती है जो किसी व्यक्ति ने अपने साधनों से अर्जित की है और उसे वसीयत या उपहार के रूप में मिली है और वह उसकी व्यक्तिगत संपत्ति होती है। अब एक टॉपिक जो है वह है तलाक और अलगाव, यानी यदि वो डाइवोर्स होता है या तो सेपरेशन हो जाता है एक दूसरे किसी मामले में की जो संपत्ति होती है, जैसे पत्नी ने क्या किया, पति से अपना साइड सेपरेट हो गया, डाइवोर्स हो गया, तलाक हो गया, तो जो पति की संपत्ति है उसमें हिस्सेदारी पर अधिकार को भारतीय कानून के तहत विशेष रूप से नहीं परिभाषित किया गया है। जैसे कि पश्चिमी देशों में वैवाहिक संपत्ति जो कम्युनिटी प्रॉपर्टी होती है कि अवधारणा में होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं किया गया है, बस क्योंकि उनको जो है वो कंटिन्यू यदि फैमिली में रहता है तो उनका पूरा हिस्सा मिलता है। यदि वो फैमिली छोड़ के चली जाती है तो उनको जनरली हिस्सा नहीं दी जाती। तो ऐसा कोई स्पेशल लॉ नहीं बना है कि यदि वो अलग हो जाती है तो, लेकिन यदि वो केस चलता है तो मेंटेनेंस और भरण पोषण का चलता है, लेकिन अलग से कोई सेपरेशन ऐसा नहीं है कि यदि वो चली भी गई तो वो अपने पति का पूरा अपना हिस्सा लेकर जाए। राइट। तो इस तरह के देखा जाता है कि हालांकि यदि विभाजन होता है तो पति को मिला हिस्सा उसकी संपत्ति माना जाता है। राइट। यदि वह रहे और उसी फैमिली में रहे तो, और उसी निवास पर रहे तो ऐसा जनरली होता है। राइट। तो यहाँ बताया गया कि यदि विभाजन होता है और विभाजन होने के बाद यदि पति को विभाजित किया गया और पति की प्रॉपर्टी है और पति जो है पूरे सेपरेट है और उसके बाद जो है पत्नी क्या हुआ, पति से सेपरेट हो गई, तो पति का जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी जो है पत्नी का कहा जाएगा। थैंक यू सो मच।